हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी का भाई? आई होप कि सारे बच्चे बढ़िया होंगे। आज हम कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। लेखराज, मनीष, मुकेश, आलोक, अंकित। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑडियो वीडियो फर्स्ट क्लास है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? और हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम, राधे राधे, जय भीम, जय हिंद सर, प्रणाम। जो बच्चा लिख रहा है, हाँ, उसके पास मेरा अभिनंदन पहुंच जाए। नवनीत, सुजीता, सुजाता, विक्की, प्रिंस, मिथिलेश, हुसैन, विक्रांत, दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रतन, विष्णु, गंगेश, नीरज, राम राम। तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? ठीक चल रहा माहौल? अच्छा, आज के हम क्लास में शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स चैप्टर। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेकिन किस किस में इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें मैं बता देता हूं मैं पहले से ही, ठीक है? प्रकाशीय की ऑप्टिक्स आज हम क्लास में पढ़ेंगे। इजी और आसान चैप्टर है, ठीक है? ऑप्टिक्स, इसके बारे में भी आजकल मैं यूट्यूब पे बहुत सारी मैंने क्लासेस भी कराई हैं। तो जिन बच्चों को दिक्कत आई होगी उन्हें क्वेश्चन को करने में, अब उन्हें बड़े हलवे लगेंगे, वो है ना, आराम आराम से करेंगे, सब हल बढ़िया है। अच्छा देखो, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा, किसी भी, मैंने कहा कि आप एसएससी से लेके एनडीए, सीडीएस, टीचिंग के एग्जाम की किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में है ये, तो सिलेबस में सीबीटी 1 में है ये। तो पहले तो मैं सीबीटी 1 ही निकालना है। पहला सीबीटी 1 में फेल हो गए तो सीबीटी 2 का क्या करेंगे? उसके नोट्स बना के रख लेंगे साइड में, क्या है ना। दूसरा, एक ये बेटा हमारे जो टेक्नीशियन का जो आया है उसके सिलेबस में नहीं लिख रखा है, टेक्नीशियन के सिलेबस में ये नहीं है, है ना। और इस टेक्नीशियन वाले में इसमें नहीं लिख रखा है। बाकी तो वरना तो पता नहीं क्यों नहीं लिखा है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। रेलवे ग्रुप डी में तो 25% क्वेश्चन वो पूछता ही केवल ऑप्टिक्स से है ना। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अलावा आप कोई भी रेलवे का पेपर तो सब में आता है। ये मैंने कहा कि असिस्टेंट लोको पायलट में तो 2 सीबीटी है, तो सीबीटी 1 में है ये, सीबीटी 2 में वहां पर भी नहीं है। या तो शायद वो थोड़ा सा बैलेंस करना चाह रहे होंगे कि ग्रुप डी में ज्यादा पूछ लेते हैं, तो चलो यहाँ पे सीबीटी 1 में ही पूछ लेते हैं। बाकी मैंने कहा कि चाहे आप आरपीएफ एसआई का कर रहे हो, बीएपीएससी टीचिंग का कर रहे हो, एसएससी करो, मैंने कहा बाकी सब पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स का ये ऑप्टिक्स। केवल 2 जगह नहीं है। अनब्लॉक है विपिन भाई, तुम ब्लॉक नहीं हो, यहाँ देखते रहो, तुम्हारा सबका आ रहा है कमेंट, ठीक है? तो दोबारा समझेंगे। अगर आप जब टेक्नीशियन का पेपर देने जाएंगे, देखो जिस बच्चे ने टेक्नीशियन का भरा उसने असिस्टेंट लोको पायलट का भी भरा होगा, वो रेलवे का ग्रुप डी का भी भरेगा, वो रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म भी भरेगा, वो रेलवे का एसआई का भी भरेगा, वो इसके अलावा हो सकता है कि अपना कोई और स्टेट का पेपर निकल जाए, बीपीएससी वगैरह का, वो भी भरेगा। तो आप तैयारी कर रहे होते हैं 5-6 पेपर के, तो कम से कम फॉर्म भरोगे। बस इतना करना, जब आप टेक्नीशियन का पेपर देने जाओगे तो तब आप इसे रिवाइज करके मत जाना, है ना, क्योंकि वहां लिखा नहीं है सिलेबस में। पर अगर एक आध छुटका मुटका क्वेश्चन पूछ लिया फिर भी, तो उतना तो आपको याद रहेगा ही। सीबीटी 1 के लिए तो भाई आपको पढ़ के जाना ही है। एलपी में तो 1 में पढ़ के जाओगे तो फिर आपको रेलवे ग्रुप डी में भी वो काम कर जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो आप इसे लिख लेना कि जब हम टेक्नीशियन का पेपर देने जाएंगे तब इस चैप्टर को हम रिवाइज करके नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके अलावा किसी और पेपर में जाएंगे तो मैं रिवाइज करके जाना है, क्योंकि ये वहां पे आता है, ठीक है? बीपीएससी टीचर से अधिक किसी चैप्टर, हाँ मैं कहता हूँ बीपीएससी टीचर छोड़ो, सब पेपर में ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कोई नहीं, क्लास की नंबरिंग चेंज कर देंगे। ग्रुप डी में मैंने कहा कि 25% इससे क्वेश्चन पूछता है रेलवे वाले। आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, लेंस, मिरर और लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के ही क्वेश्चन है। पता नहीं टेक्नीशियन में क्यों नहीं रखा, या तो शायद उनसे मिस हो गया। मेरे हिसाब से टेक्नीशियन में उन्हें रखना चाहिए था ये, क्योंकि उसमें जब आप 35 नंबर का फिजिक्स पूछ रहे हैं तो ये। अच्छा, बाकी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन सा फॉर्म भर सकते हैं टेक्नीशियन वाला, उन्हें इशू है अभी भी। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे इतनी वीडियो आपने देख ली होगी, अगर तब भी दिक्कत है तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं उसका। मैं रात ही बनाने वाला था, पर मेरे पास उसका पोस्टर नहीं था थंबनेल के लिए, तो आज मेरे पास वो आ जाएगा। तो मैं शाम को 5 बजे के आसपास एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सर आपको पहले पढ़ाना चाहिए था सर, मेरा 15 को पेपर है, एक बच्चा कह रहा है। अच्छा, अब बेटा देखो, आप कोई ना एग्जाम से 15-20 दिन पहले कोई बैच खरीद लोगे, 1 महीना पहले, और फिर तुम सोचोगे हो जाए पूरा, तो ये तो बात सही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होता। आप इसलिए जब भी कोई फॉर्म निकले ना,
बिल्कुल आप उसका वेट मत किया करो कि फॉर्म निकला, पेपर आ रहा, उसके बाद हम खरीद रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। चलो फॉरेस्ट फॉरेस्ट वालों को सबको हो जाएगा, यहाँ देखते रहो। सबसे पहले बेटा मैं ऑप्टिक्स में पढ़ाता हूँ, सबसे पहले बच्चों को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे हम, अच्छा पहले हम ऑप्टिक्स का यहाँ पे एक मैं नाम लिख देता हूँ इसका छोटा सा। ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ लाइट। यहाँ पे हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है ये। इसे पढ़ाते मुझे बहुत मजा आता है, प्रकाश का अध्ययन। और आपको डिफरेंस लग भी जाएगा बाकी चैप्टर के मुकाबले कि सर इसे पढ़ाते पूरा मजा ले रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें जो घटनाएं हम पढ़ेंगे ना वो हमें डेली लाइफ में दिखती हैं, तो उन्हें रिलेट करना ज्यादा आसान है बाकी की अपेक्षा। ठीक है विपिन भाई, मैं भी ब्लॉक कर दूंगा, मेरे पास दोबारा कमेंट आया तेरा। ठीक है यहाँ देखता रहे केवल। हैंडीकैप वाले भर सकते हैं क्या? हैंडीकैप वाले भाई आप देख रहे ना, वो लिखा होता है उसमें ना कि ये वाली पोस्ट हैंडीकैप में भी किस किस कैटेगरी वालों, हैंडीकैप में भी कई टाइप के होते हैं ना, विजुअल हैंडीकैप है कोई, अलग अलग टाइप से होता है, कोई हियरिंग हैंडीकैप होता है, तो वो उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से वाले इसके अंदर भर सकते हैं ना, वो देख लेंगे। चलो अब यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्लास में। सबसे पहले मैं आपको चीज बताने वाला हूं। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन, यानी कि हम लाइट के बारे में जितनी बातें होंगी वो इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर ये थोड़ा सा अगर हमारे सीबीटी 2 में भी होता है, ये एएलपी के और टेक्नीशियन में भी होता, तो और ज्यादा शायद मैं इसका लेवल बढ़ा देता। अभी इसका लेवल जो है सीडीएस वगैरह के लेवल, टीचिंग के लेवल तक रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है और इसके सीबीटी 2 में है ही नहीं, तो हमें इसका लेवल फिर बहुत ऊपर तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है हाँ, बताएंगे अभी वो रोहित, वीडियो में बता देंगे सब कुछ। लिखेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। एक लिखेंगे हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है देखो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन लुमिनियस क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है ये बेटा लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है, प्रदीप्त वस्तु जो होती है, ये वो है जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश। ये सूर्य है, खुद का प्रकाश है, अपने अंदर से लाइट प्रकाश फेंक रहा है, तो सूर्य एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। आपने कैंडल जला दी तो जलती हुई कैंडल भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। बल्ब जल रहा है तो भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। फायरफ्लाई, पटबीजना बोलते हैं हमारे क्षेत्र में उसे, जो होता है ना रात को चमकते हैं, जुगनू, पटबीजना कहते हैं उसे कई जगह, कहीं जुगनू कहते हैं, कहीं फायरफ्लाई, तो खैर इंग्लिश नाम है उसका। तो जब उसे लाइट निकल रही है तो वो भी उस समय क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो है जिनके पास खुद का स्वयं का प्रकाश हो, यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश निकले, लाइट निकले और वो प्रकाश आपके आंख में घुस जाए और आप वो वस्तु देखना शुरू कर दो, आपके लिए लुमिनियस है वो। लेकिन हर एक वस्तु लुमिनियस नहीं होती। हमारे आसपास जो दीवारें हैं, हमारे आसपास जो कपड़े हैं, जो चेयर है, जो टेबल है, जो सोफा है, जो बेड है, जो बर्तन है, जो सड़क है, जो मोटरसाइकिल है, ये तो लुमिनियस नहीं है। तो दिख तो ये भी रही है, ये पता क्यों दिख रही है भाई? मान लो कि कोई लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, बल्ब या सूर्य, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, अगर वो किसी वस्तु पर टकराए और टकराने के बाद वो वस्तु से लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, और वो परावर्तित आंख प्रकाश आपकी आंख में जब घुसता है ना, तो आपको वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो कोई वस्तु हमें दो वजह से दिखती हैं, या तो कोई वस्तु खुद से ही प्रकाश निकाल रही हो, वो प्रकाश मेरी आंख में घुस जाए तो मुझे वस्तु दिखने लगेगी, या कोई वस्तु क्या करे, प्रकाश को परावर्तित कर रही हो, वो परावर्तित प्रकाश मेरी आंख में घुस जाए तो उस वजह से दिख रही हो। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश, खुद से प्रकाश फेंक फेंक के मारते हैं। नॉन लुमिनियस वो हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये बल्ब या सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रहे होते हैं, उसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंख में घुसती है तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से मुझे दिख रहे होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट में, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which have, luminous objects are those which have their own light। हिंदी में लिखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास
जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तु वह है जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट। बेटा इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सूर्य के अलावा जो बेटा अदर स्टार्स हैं, अन्य तारे हैं। देखो सूर्य के अलावा बेटा जो और तारे हैं ना, जो हमें आकाश में देखते हैं रात में, जैसे कि सूर्य तो एक तारा ही है, लेकिन मैंने अदर स्टार क्यों लिखा? क्योंकि सूर्य हमारे नजदीक का तारा है, तो सूर्य हमें बड़ा दिखता है। तो सूर्य के अलावा जो तारे हैं बाकी वो बहुत दूर हैं, वो छोटे छोटे दिखते हैं हमें, तो इसलिए मैंने अदर स्टार इसलिए लिख दिया। हालांकि सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य भी तारे कैटेगरी में आता है। सूर्य और सूर्य के अलावा जो अन्य तारे हैं वो, इसके अलावा बल्ब है, ग्लोइंग बल्ब, याद रखना जब बल्ब जल रहा हो, कैंडल, बर्निंग कैंडल, जब कैंडल जल रही हो, ये सब बेटा किस में आते हैं? हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। सूर्य के अलावा अन्य तारे, जलता हुआ बल्ब और जलते हुए कैंडल, ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। नॉन लुमिनस कौन से होते हैं? जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which reflect light coming from luminous objects। हिंदी में लिखेंगे अपर्दीप्त वस्तुएं वह हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट। अप्रदीप्त वस्तु वह है जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, है ना, टेबल ले लो, चेयर ले लो, इसके अलावा लिख लो ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा, ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लो, ठीक, एटसेट्रा। अब आते हैं कि इसमें पेपर में क्या आएगा, ठीक है, पेपर में क्या पूछ रहा है, अब उसमें आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास लुमिनस नॉन लुमिनस की डेफिनेशन तो हो गई, अब इस आधार पर मुझे बताओ कि जो मून है, जो चांद है, वो मैं किस कैटेगरी में डालूं? चांद को मुझे प्रदीप्त वस्तु कहना चाहिए कि अप्रदीप्त वस्तु कहना चाहिए? इसे मैं लुमिनस ऑब्जेक्ट कहूं कि नॉन लुमिनस कहूं? तो प्रदीप्त वस्तु वह है जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, बल्ब, स्टार वगैरह मैंने लिख दिए। अप्रदीप्त होते जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रही होती है, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, एक कपड़े का टुकड़ा हो गया, कुछ भी ना ऐसे। अब मेरे पास में जैसे कुछ आंसर आए हैं, जैसे योगेश ने लिखा, सौरभ, मिथिलेश, प्रिंस, बहुत बड़े लिखा सभी ने। देखो बेटा जो मून है ना, इसे ध्यान रखना, मून लुमिनस नहीं है, नॉन लुमिनस है। चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है, चांद खुद सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। वो परावर्तित लाइट आपकी आंख में पहुंचती है, इसलिए आपको चांद चमकता हुआ दिख रहा है। तो मून जो है वो नॉन लुमिनस में आएगा। मून जो है वो नॉन लुमिनस है। सूर्य का प्रकाश चांद पर टकराया और टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुंचा, तो जो लाइट टकरा के मेरी आंख तक पहुंच रही है ऐसे, तो उसकी वजह से मुझे चांद चमकता हुआ दिख रहा है। चांद का साइज बहुत बड़ा है, तो चांद बहुत बड़े प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लाइट मेरी आंख में घुस रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा बढ़िया चमकता हुआ दिख रहा है। तो मून जो है नॉन लुमिनस में आएगा। शुभम का गलत है ये कह रही न्यून गैस किस में आएगी? गैस तो सब नॉन लुमिनस ही है। अगर वो मान लो कि वो हीटअप हो रखी है और उस समय प्रकाश फेंक रही है तो अलग चीज है। ऐसे ही बेटा जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो जुपिटर हो, मंगल ग्रह हो, सारे ग्रह हो, ऑल प्लैनेट्स, ये सभी के सभी भी नॉन लुमिनस में आएंगे, सभी ग्रह, ठीक है। तो पेपर में जनरली आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो या तो आपको 90% केस में मिलता है मून का केस कि मून किस में आएगा,
ये आपको मिलता है प्लेनेट कि बृहस्पति ग्रह किस में आएगा, मंगल किस में आएगा, धरती किस में आएगा। तो मून या प्लेनेट्स आएगा तो नॉन लुमिनियस में लिखेंगे, या वो उनके डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो खुद से प्रकाश फेंकता हो वो लुमिनियस है, जैसे बल्ब कैंडल जलती हुई या बल्ब ग्लो करता हुआ, जो यानी कि एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी हो। एक कह रहा है जी पानी, अरे पानी सोर्स ऑफ एनर्जी है, पानी से प्रकाश निकलता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे हैं। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बोला आपसे कि जो सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे कि बल्ब एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, प्रकाश फेंक रहा है कि बल्ब अगर कमरे में हमने बल्ब जला दिया तो रोशनी हो जाएगी, कमरे में अगर हमने मान लो कि सूर्य रख दिया तो रोशनी हो जाएगी, कमरे में किसी तारे को रख दिया तो रोशनी हो जाएगी, जलती हुई कैंडल रख दी तो रोशनी हो जाएगी, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। अब कमरे के अंदर तुम रख दोगे पानी की बाल्टी भर के, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है वो। फायर फ्लाई जुगनू आएगा लुमिनियस में, पट बीजना ना, वो खुद से लाइट जनरेट करता है वो फायर फ्लाई जुगनू। तो इससे क्वेश्चन भी है, अभी हमने एक दिन ये यूट्यूब पे बच्चों पढ़ा रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा भी था ये बच्चों से। शायद इसमें है पहले क्वेश्चन वो, तो ये क्वेश्चन था। हट गए, ये क्वेश्चन था बेटा। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन एक नॉन लुमिनियस है। आप देखो इंग्लिश वालों के लिए तो सही हो गया कि नॉन लुमिनियस पूछ लिया उसने, है ना, लेकिन यहां पे क्या लिखा उसने कि निम्न में से कौन एक गैर चमकदार वस्तु है। गैर चमकदार समझ रहे हो, यानी कि यहां पे उसने अप्रदीप्त न लिखकर गैर चमकदार लिख दिया। तो आपको पता ही है कि चांद इसमें आंसर आएगा। फायर फ्लाई हो, जगमगाता बल्ब हो, जलती हुई कैंडल हो, ये सब तो लुमिनियस में आते हैं। तो कई बार हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा असुविधा हो सकती है पेपर में, तो हिंदी वाले याद रखना कि वो नॉन लुमिनियस को अप्रदीप्त भी लिखता है, वो ऐसे भी लिखता है कि जो दीप्त ना हो, ऐसे भी लिखता है जो दीप्त न हो, वो ऐसे भी लिख सकता है जैसे यहां पे लिखा उसने गैर चमकदार। ये सब एक ही तरह के शब्द है, ठीक है। बाकी इतना मैं समझ रहा हूं कि आप समझ ही जाओगे पढ़ने के बाद ना कि गैर चमकदार का मतलब क्या है। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। यहां पे बेटा एक शब्द लिखा, अगर आपको दिख रहा हो, ये मेरे काम का है, रिफ्लेक्ट, परावर्तित। अब मैं इसे पकड़ूंगा और इसका पूरा हम क्लास के अंदर डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं शब्द का। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक, अब देखो, अब हम क्लास के अंदर ये समझेंगे कि जो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, जो नॉन लुमिनियस हैं, जैसे कि दीवार हो गया, सड़क हो गई, है ना, कोई टेबल चेयर हो गया, तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती हैं, तो जब लाइट इन पर टकरा के परावर्तित होगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो इस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो किन नियमों का पालन करती है, उसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखो, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, ठीक है लेखराज, अगर बेटा मैं आपसे कहूंगी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का जो परावर्तन है, कोई नहीं टेंशन मतलब पूरा करा देंगे, चिल रहो एकदम बिल्कुल। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए अगर मुझे समझना हो कि कौन सा सरफेस मुझे रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए लेना चाहिए, आप कहोगे सर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तो नहीं ले सकते आप, क्यों? आप कहोगे सर ट्रांसपेरेंट अगर आपने ले लिया, जैसे कांच की कोई प्लेट ले ली, तो ट्रांसपेरेंट के साथ में दिक्कत यह है कि ट्रांसपेरेंट चीजों पर लाइट जब टकराएगी ना, तो थोड़ी बहुत ही रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादातर लाइट जो है ट्रांसपेरेंट माध्यम के अंदर से गुजर जाएगी। जैसे पानी है, लाइट गई पानी के अंदर से गुजर जाएगी, ट्रांसपेरेंट है।
लाइट चल रही है हवा में, ट्रांसपेरेंट अंदर चल रही है, लाइट जा रही है कांच में, ट्रांसपेरेंट है, डायमंड है, ट्रांसपेरेंट लाइट अंदर घुस जाएगी। तो जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी चीजें होती है ना, उनसे लाइट गुजर जाती है, तो वो तो पढ़ने के लिए बढ़िया नहीं है, रिफ्लेक्शन। फिर आप कहेंगे सर ट्रांसपेरेंट नहीं तो ओपेक अपारदर्शी ले लो। अच्छा, अपारदर्शी में भी हम हर एक चीज नहीं ले सकते। जैसे कि दीवार ले ली हमने, तो उसमें दिक्कत क्या है कि लाइट को दीवार रिफ्लेक्ट तो करेगी, पर दीवार उसका बहुत सारा इसे एब्जॉर्ब भी कर लेगी लाइट का। मैं चाह रहा हूं कि ऐसा सरफेस लूं कि जो लाइट को बहुत बड़े से रिफ्लेक्ट करते हो, जैसी लाइट गई और ना तो लाइट उसके अंदर से गुजरे, यानी ना तो वो ट्रांसपेरेंट हो और ना ऐसा ओपेक हो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले। तो उसके लिए बढ़िया क्या रहेगा, हमारे पास में से प्रिंस ने बताया हमें कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मिरर ले लेंगे, दर्पण। देखो दर्पण बढ़िया होता है रिफ्लेक्शन समझने के लिए। मिरर हम कैसे बनाएंगे, अभी मैं यहाँ पे प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, कनकेव और कॉन्वेक्स की भी बात क्लास में होगी। अभी मैं ले रहा हूं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण, बाकी मिरर भी आएंगे क्लास में। इसके लिए बेटा हम ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट लेंगे, पहले पारदर्शी कांच की प्लेट, और उसके एक हिस्से में क्या करते हैं, सिल्वर कर लेते हैं, सिल्वर पॉलिश कर लेते हैं। तो सिल्वर की पॉलिशिंग ही क्यों करते हैं, आपको सर इसलिए बड़ा रहती है सिल्वर की पॉलिशिंग करना, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर परावर्तक होता है। तो जैसे लाइट जाकर टक्कर मारेगी तो सिल्वर सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिल्वर सरफेस ले लेंगे। ये होगा हमारा सिल्वर सरफेस। ये आजकल एल्युमिनियम की भी कर रहे हैं हम। ये सिल्वर सरफेस है हमारा, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस है, ये सिल्वर सरफेस है ना, ये सब कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। समझ बेटा, सिल्वर सरफेस हमारी है, पॉलिश कर लिया हमने इसके ऊपर। अच्छा, पॉलिश हमारी खराब ना हो जाए, जो सिल्वर की हमने पॉलिशिंग की है इसके ऊपर, तो इसे बचाने के लिए हम इसके ऊपर लाल या काले रंग का पेंट भी कर देते हैं, ताकि हमारी पॉलिशिंग बची रहे। ठीक, अब हमारे पास में प्लेन मिरर बन गया। अब जैसे लाइट यहां पे जाकर टक्कर मारेगी तो जो सिल्वर सरफेस है इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां से लाइट चली बेटा, मान लो यहां से मैंने लाइट छोड़ा। अब देखो बेटा, जब मुझे अगर ये समझना हो कहीं से कि मैंने यहाँ पे टॉर्च जलाई, उससे लाइट निकल रही है, अब मुझे लाइट को समझना है, तो लाइट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम रे का यूज करते हैं, किरण का। रे का मतलब होता है कि मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा तो रे मुझे दो बातें बताएंगी। एक तो ये बताएगी कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है, दूसरा इसमें जो मैं एक तीर का निशान बनाऊंगा, ये तीर का निशान मुझे ये बता देगा कि जो तीर का निशान मैंने यहाँ पे बनाया है, ये तीर का निशान, ये मुझे बताएगा कि लाइट सीधी रेखा में चल तो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है चलने की। तो ये एरो हेड मुझे उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। तो जब भी हम इस क्लास में प्रकाश को समझेंगे तो प्रकाश के लिए हम प्रकाश के किरण खींच लेंगे। प्रकाश की किरण क्या करेगी, ये एक तरीके से बेटा ज्योमेट्रिकल तरीका है लाइट को समझने का, है ना, मैथमेटिकल तरीका है लाइट को समझने का, कि एक स्ट्रेट लाइन हमने खींची कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जो मैंने तीर का निशान बनाया, ये तीर का निशान मुझे डायरेक्शन बता देगा। ठीक, अब ये जिस पॉइंट ये लाइट बेटा जो चलेगी, याद रखना, जिस प्रकाश को हम छोड़ेंगे उसे हम कहेंगे आपतित प्रकाश, इंसिडेंट रे। ये हमारे पास होगी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो इस क्लास में जब भी इंसिडेंट रे आज के बाद बोला जाए, आपतित किरण बोला जाए, यानी कि ये वो किरण है जो हमने छोड़ी है, जो जाकर टक्कर मारेगी। ठीक, जिस पॉइंट पे बेटा प्रकाश की किरण टक्कर मारती है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे कहलाता है ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब यहां पे लाइट बेटा टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई है, और जो लाइट बेटा सरफेस पर टकराने के बाद वापस आएगी, ये हमारी कहलाएगी परावर्तित किरण। जो परावर्तित हो रही है, टकरा के वापस आ रही है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी परावर्तित किरण है। ठीक, अब ये आई आपतित किरण, ये टकराने के वापस जा रही है, हमारी परावर्तित किरण है। और जिस पॉइंट पर लाइट टकरा रही है हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा कहलाता है आपतन बिंदु। अच्छा, जिस पॉइंट पर बेटा के लाइट टकरा रही है ना, जिस पॉइंट पर लाइट टकरा रही है, यहाँ पे एक मैं इमेजिनरी काल्पनिक रेखा खींचूंगा, इमेजिनरी काल्पनिक लाइन। ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक जो रेखा है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, मिरर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये काल्पनिक रेखा। तो इसे हम बेटा बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। तो नॉर्मल एक काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
अभी नॉर्मल हमारे बड़े काम का है, इसे ध्यान समझना। देखो ये इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी ना बेटा, ये हमारा आई है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आई कौन सा एंगल है। वो क्या करते हैं, पेपर में कहेगा कि आपतित किरण ने दर्पण के साथ में 20 डिग्री का एंगल बनाया, तो जो एंगल दर्पण के साथ बनेगा ना 20 डिग्री का, उसे बच्चे आई मान लेते हैं। वो आई थोड़े ना है। आई तो क्या होता है, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी। याद रखना, एंगल हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा। तो लाइट जो है अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई है। अगर वो कह दे कि दर्पण के साथ में एंगल बना 20 डिग्री, तो बेटा फिर तो आई की वैल्यू 20 नहीं 70 है, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री का। अगर ये 20 है तो ये 70 ही तो होगा, क्योंकि टोटल एंगल 90, तो अगर ये 20 तो ये 70। तो पेपर में जब भी आपको एंगल देगा तो आंख बंद करके उसे आई मत मान लेना, कि हो सकता है कि आपको उसने एंगल दिया हो 20, तो आई की वैल्यू 20 है कि 70 देखना पड़ेगा कि आपतित किरण ने अभिलंब के साथ में एंगल बनाया है कि दर्पण के साथ में एंगल बनाया है। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं आर। यानी इंसिडेंट का आई उठाओ, तो इंसिडेंट का आई उठाओ, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई होगा। रिफ्लेक्टेड का आर उठाओ, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आर बनेगा। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास में जो आई है, आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और आर को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। आई क्या हमारा आपतन कोण है, आर क्या है परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। ठीक, ओके युवराज, बढ़िया। ठीक, अब यहां पे एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो मिरर के साथ में जो एंगल बनाएगी, इस एंगल का नाम क्या होता है। भाई एक तो आप ये बता ही सकते हैं कि सर ये 90 माइनस आई है। भाई टोटल अगर 90 है, ये आई है तो 90 माइनस आई है। लेकिन जैसे हमने इसे आई और आर कहा, जैसे हमने इसे आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण कहा, ऐसे ही जो आपतित किरण जो दर्पण के साथ में एंगल बनाती है ना बेटा, ऐसे हम कहते हैं जी। ये हमारा कहलाता है ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। ये ग्लांसिंग एंगल है। हिंदी वाले बच्चों अगर इसका कोई और नाम पता हो बढ़िया सा बताना मुझे। एक इसका नाम है ग्लांसिंग एंगल का छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। तो पेपर में एक्चुअल में अगर वो आपसे कह दे कि आपतित किरण ने दर्पण के साथ एंगल बनाया, यानी कि वो जी की वैल्यू है, और आपतित किरण ने अभिलंब के साथ एंगल बनाया, तो यानी कि वो आई की वैल्यू है। अब अगला जो क्वेश्चन जो है वो आप कुछ ही सेकंडों में बता सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपतन कोण और छूते हुए कोण का योग कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल का सम कितना होता है, तो आप कितना बताओगे। इंसिडेंट रे और ग्लांसिंग एंगल का सम कितना है, तो इसका आंसर क्या बताया जाना चाहिए आपके द्वारा। हाँ, आप समझिए, अश्विनी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आपको कि सर आप आई और जी का सम पूछ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे देखें, नॉर्मल वाली लाइन जो है ये मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हमारे पास आई है और ये जी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो यानी कि अगर हमें पता ना होता कि ग्लांसिंग एंगल क्या बला है, तो हम पेपर में फंस जाते कि पता नहीं क्या आ गया अजीब सा। तो इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। ठीक, ऐसे ही कि बेटा रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ में जो एंगल बनाती है, ये भी ग्लांसिंग एंगल के बराबर होता है। तो अगर आर और जी का सम पूछ ले पेपर में, एंगल आर यानी परावर्तन कोण और जी का सम पूछ ले, तो भी हम बताएंगे 90 डिग्री। तो इनका सम भी 90 डिग्री ही बताना है। तो आई प्लस जी भी 90 और आर प्लस जी भी कितना बनेगा हमारे पास 90 है ना। तो आई प्लस जी भी 90 और आर प्लस जी भी 90। ठीक, अब यहां पर ये छोटी छोटी से हमें कुछ बातें पता चली हल्की फुल्की सी। और यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर आई और जी का सम जो है अगर वो 90 डिग्री है, यानी कि जी क्या होता है एक्चुअल में 90 माइनस आई, ये हमें पता भी है। अगर आई है तो 90 माइनस आई तो बनेगा, और इस 90 माइनस आई को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जी बोल रहे हैं लगातार। अभी धीरे धीरे आसान चीज चलेंगे, धीरे धीरे लेवल उठेगा इस चैप्टर में।
अब सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। देखो बेटा, जो परावर्तन का जो सबसे पहला नियम है, ये तो बड़ा आसान सा है, पूरे ब्रह्मांड को पता है। यहाँ पे 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, इंसिडेंट रे आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण। ये तीनों लाइनें हमेशा एक ही प्लेन, एक ही तल में होती हैं। आपको सर ये सुना तो बहुत बार है, पर इसका मतलब आज तक नहीं पता कि आपतित, परावर्तित, अभिलंब, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल एक ही तल में है। इसका देखो मतलब क्या है। बेटा देखो, आपके सामने ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड पे जो मैं हाथ ऐसा फेर रहा हूं, ये एक बेटा पूरा प्लेन है। ये जैसे कि CW20 अप्लाई नहीं हो रहा है क्या, देखो उसके बारे में ना कॉल सेंटर पे फोन करो आप, है ना। आप खुद समझो यार, ये ना इस तरह की जो है ना, ये कॉल सेंटर नहीं है, अभी लाइव क्लास है मोहम्मद जी। तो आप इसके लिए कॉल सेंटर वाले नंबर पे फोन करो, वो आपको सही जानकारी देंगे, है ना। अच्छा यहाँ आ जाओ बाकी बच्चे। देखो ये मेरे पास बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये तो बेटा अगर ये देखो, जब इस बोर्ड पे यहाँ पे भी हाथ फेर रहा हूं, ये एक्स वाई प्लेन है, यानी इस बोर्ड का मैं ये एक्स एक्सिस ले लूं, ये वाली लाइन, और ये ले लूं वाई एक्सिस, तो पूरा पूरा बीच में क्या बन गया, मेरा एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो ये हमारे से कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन का मतलब पता क्या है। अगर इंसिडेंट रे, आपतित किरण अगर इस बोर्ड से बिल्कुल चिपक के जा रही है ना ऐसे इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल बोर्ड से चिपक के निकलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो ये जा रही इस एक्स वाई प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड रे बाहर आ गई, जेड एक्सिस की तरफ आ गई, इस एक्स वाई प्लेन से बाहर आ गई, जेड की तरफ को उठकर आपके मुंह पे आकर टक्कर नहीं मारेगी। अगर आप कभी इंसिडेंट रे बिल्कुल अगर ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल चिपक के, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल चिपक के ही जाएगी, चिपक के। प्लेन समझ रहे हो ना, तल। जैसे आपकी जो कॉपी है, कॉपी आपने ऐसे रखी होगी, आप लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, अपनी कॉपी पे हाथ फेरो, तो अब ये एक पूरा प्लेन है आपकी कॉपी का पेज। तो ऐसे नहीं होगा इंसिडेंट रे आपकी कॉपी से चिपक के गई और रिफ्लेक्टेड रे से बाहर आ गई, आपके माथे पे आकर टक्कर मारी, नहीं। इंसिडेंट रे चिपक के जा रही है कॉपी से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कॉपी से चिपक के ही जाएगी। ये तीनों एक ही तल में होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane, all lie in a same plane at point of incidence। हिंदी में लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब, आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण तीनों हमेशा आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। एक बार एसएससी टाइप के पेपर में तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया था यहां से। उसने कहा परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, फिर उसने खाली जगह छोड़ दी, उसने लिखा इंसिडेंट रे खाली जगह और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। आपतित किरण, खाली जगह और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो उस खाली जगह के अंदर क्या भरना चाहिए, तो अभिलंब भरना था आपको, है ना। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारे काम का है, इससे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। तो सेकंड लॉ हमारे से कहता है कि जो बेटा आई और आर है, ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। अगर लाइट किसी सरफेस पर टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर प्रकाश किसी सतह पर टकराकर परावर्तित हो रहा है, तो परावर्तन का नियम फॉलो होगा ही होगा। अगर लाइट सरफेस पर टकराकर रिफ्लेक्ट हुई
तो ये आई और आर दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होंगी। अगर आई की वैल्यू 12 है तो आर भी 100% 12 होगा। ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। यानी लाइट जिस एंगल पर जाएगी अभिलंब से उसी एंगल पर वापस आएगी। तो यानी कि आई का मतलब क्या था, आपतन कोण, और आर क्या था, परावर्तन कोण। इनकी वैल्यू हमेशा होती है बराबर। तो सेकंड लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर है। अपना हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, लिख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अब यहां से हमारी क्लास होगी स्टार्ट। हाँ जी, ये तो सेम ही है। अब खुद सोचो ना, अगर बेटा ये आई और आर सेम है, मान लो कि 30 डिग्री हो भी 30 डिग्री, तो अब खुद सोचो ये टोटल एंगल कितना बनता है, 90। अगर ये 30 है, तो ये इधर वाला जी कितना आएगा, 60 आएगा। अगर ये भी 30 है तो ये भी 60 आएगा। यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से वही एंगल बनाएगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे दर्पण से जो एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी दर्पण से, मिरर से वही एंगल बनाएगी। ये दोनों एंगल हमेशा आपस में बराबर, और ये दोनों एंगल हमेशा आपस में बराबर। ठीक है विक्की, चलो अब आपका काम शुरू। मुझे जितना पढ़ाना था इस चैप्टर में, अभी आज की क्लास में मैंने पढ़ा दिया। अब आज का हम रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। एक क्वेश्चन है, सबसे पहला आप इसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। ये एमपी या उत्तराखंड पता नहीं किसी एक का हुआ था। सौरभ का सही है, दीपक ने कर दिया गलत, होनू ने कर दिया गलत, प्रिंस ने कर दिया गलत, अश्वनी का हो गया ठीक। इसने कहा बेटा द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने पूरा समय दिया, इससे ज्यादा समय की आपको मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही। रमन कह रहे सीडीएस है, तुम 2.5 गुना एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे इसमें, जितनी जरूरत है उसमें। सीडीएस वाले को टेंशन ले रहे हो, सीडीएस में लिख लो, अभी लिखित में ले लो हमारे से। हालांकि हम ऐसे पसंद नहीं करते लिखना। और सीडीएस में 10-11 क्वेश्चन आते हैं क्लास में, 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं केवल फिजिक्स के। हर सब्जेक्ट के लगभग कितने आते हैं। अगर सबसे ज्यादा तुम फिजिक्स के नहीं करके आए तो फीस मेरे से वापस ले लेना। और इन 10-11 में से ये मान के चलो कि 9-10 क्वेश्चन तो केवल आपको क्लास नोट से डायरेक्ट मिल जाएंगे।
सीडीएस में कोई इतना भारी भरकम खेल नहीं है। सीडीएस में वो लेवल बेटा उठाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनमें थोड़ा सा लेवल उठता है, साइंस का लेवल बहुत अप नहीं आता। और दूसरा क्या है कि सीडीएस में रिटर्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस रिटर्न आपको निकालना है, और उसमें बच्चा जीएस में फंसता रिटर्न निकालने में, उसका तो असली खेल तो उसमें एसएसबी का है। अब तो जितने बच्चे इसका आंसर कुछ कुछ अलग दे रहे हैं, इसका आंसर है बेटा डी ऑप्शन। इस क्लास में लाइन से बच्चों ने आंसर लिख दिया ए, इनका तो गलत है ही। एक आध महानुभाव तो ऐसे हैं जो उत्तल और अवतल दर्पण बता रहे हैं, इनका तो हमने भी जिक्र भी नहीं किया। चलो आप केवल प्लेन मिरर भी लिखते तब भी मैं एक बार को समझ लेता कि आपने चलो भाई कुछ दिमाग से लगाया है। आपने सोचा होगा कि अरे कौन सा क्या खुल गया भाई ये, अच्छे पहले एक पीडीएफ खोली थी ना हमने, वो आपको क्या कि सर अभी आपने हमें प्लेन मिरर पढ़ा रहे थे आप, तो 10th क्लास में हमारे साथ यही होता है कि अब टीचर हमें रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा होता है तो सबसे पहले वो प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहा होता है। प्लेन मिरर तो बच्चों को लगता है कि टीचर प्लेन मिरर पढ़ाते समय कहता है कि आई और आर की वैल्यू सेम, तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि आई आर सेम जो है केवल प्लेन मिरर के लिए है। बाबू यहां देखो हमने क्या लिखा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, ठीक है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, इज इक्वल टू, और आगे मैंने क्या लिखा, इससे पहले सब देखो ऑलवेज हमेशा। बेटा हमेशा का मतलब क्या होता है, हमेशा जहां कोई किंतु परंतु ना हो। और आपको मैंने भी लिखवाया कि आई आर हमेशा बराबर है, आप 10 सेकंड में ही बदल गए, कह रहे जी तो केवल समतल दर्पण पे होगा। अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, कैसा भी दर्पण हो, कैसे भी सतह हो, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रकाश अगर परावर्तित हो रहा है, तो परावर्तन का नियम फॉलो होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि अभी मैं आपको कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर नहीं पढ़ा रहा, तो वहां पर भी काम करता है ये, एक हल्का सा मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। बाकी जब डिटेल में हम कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा साफ साफ। ये हमारे पास में है कनकेव मिरर, एक पोल है, ये हमारे पास में है कॉन्वेक्स मिरर, इसका पोल। अब सब बच्चे बड़े ध्यान से देखना, यहां भी मैं आपको रिफ्लेक्शन का नियम दिखाऊंगा कि काम करेगा। बहुत सारे बच्चों को ना अचानक से बड़ा अजीब सा लगता है, उन्हें लगता है कि सर ये कैसे बात कर रहे हो आप, अवतल उत्तल पे कैसे काम करेगा। देखो पहले एक बार पे चलो एक पे फोकस करते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे। ये बेटा एक अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर वो होता है जिसमें कि जिस पर लाइट आके टकराती है ना, वो इनवर्ड होता है अंदर की तरफ को, ऐसे। अगर मैं मिरर की जो शेप है वो ऐसे कर दूं, ये कनकेव मिरर है। हालांकि जब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा आपको, जब ये मिरर पढ़ाऊंगा। अभी मान लो कि अवतल दर्पण है, इसके ऊपर बेटा प्रकाशीय किरणें आके टकराई, समानांतर किरणें। अब जिस पॉइंट पर प्रकाशीय किरणें आके टकराती हैं वहां पर हमारा क्या काम होता है, जिस पॉइंट पर किरणें आके टकराए वहां पे एक नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब, है ना, जो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब जैसे प्रकाशीय किरण टकराएगी, आप कहोगे सर यहाँ पे नॉर्मल कैसे खींचे, यहाँ पे और आसान है। देखो बेटा मेरे पास जो कनकेव मिरर है, इस मिरर का कहीं पर तो अगर इसे मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, पूरा गोला बना लूं, तो इस पूरे गोले का कोई सेंटर होगा, जो पूरे गोले का सेंटर आएगा वही सेंटर इतने से हिस्से का भी आएगा। तो मान लो कि सी जो है इसका सेंटर है। अब इस सेंटर से पास होने वाली लाइन अगर आप मिरर पर कहीं भी डाल देंगे ना, तो नॉर्मल अभिलंब की तरह काम करती है। मिरर में कनकेव कॉन्वेक्स में नॉर्मल खींचना, अभिलंब खींचना बच्चों का काम है। आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए तो आप क्या करो, सेंटर से पास होने वाली एक लाइन को यहां मिला दो। तो सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन जब मिरर पे जाके चिपकती है, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन, ये बेटा नॉर्मल अभिलंब की तरह काम करती है। क्यों करती है काम, आपको जी क्यों कर रही है, इससे आपको विशेष लगाव क्यों है कि जो सेंटर से लाइन जाएगी वो नॉर्मल की तरह काम क्यों करेगी। उसकी देखो वजह ये है, आपने मैथ में ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी, जैसे हमारे पास अभी सर्कल ले लेते हैं हम, तो टीचर ने आपको बताया कि भाई आप एक टेंजेंट खींचो, स्पर्श रेखा खींचो। टेंजेंट होती है वो लाइन जो सर्कल को एक बिंदु पर टच करे। तो मैथ के टीचर ने आपको ये बताया होगा, गुरुजी ने आपको ये बताया होगा कि भाई आप कोई सर्कल ले लें, कोई गोला ले लें, उसके सेंटर से जो भी लाइन टेंजेंट पर डलती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पर डलेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पर डलेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बेटा जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वही तो नॉर्मल है। तो सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन जैसे मिरर पे जाकर टकराएगी, तो बेटा ये अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दूं, एक स्पर्श रेखा खींच दूं, तो उसका तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये। और 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन ही तो नॉर्मल अभिलंब है। यानी आगे से केवल आप इतना याद रखो कि जब भी मेरे पास कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसका जहां पर भी सेंटर हो,
उस सेंटर से पास होने वाली लाइन, उस सेंटर से पास होने वाली लाइन, उस सेंटर से पास होने वाली लाइन मिरर पर जहां पर भी टच करेगी, जहां पर भी टच करेगी, ये बेटा हमारा नॉर्मल की तरह काम कर रही है। ये वाली लाइन जो है नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक, अब यहां देखना, अब ऐसे मैं यहां पे भी खींच लेता हूं, सेंटर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल की तरह काम करती है। ये मेरा नॉर्मल बन गया। अब मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, अभी बेसिक पर जाऊं, ये नॉर्मल है कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। दूसरा, अगर आने वाली रे नॉर्मल के इस तरफ है तो जाने वाली इस तरफ होगी, आने वाली इस तरफ तो बेटा जाने वाली इस तरफ। मेरा काम हो गया। ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। अगर आने वाली इस तरफ है तो जाने वाली जाएगी इस तरफ, ये आएगी इस तरफ। ये मिली यहां पे, ये दोनों एंगल होंगे बराबर। ऐसे ही यहां पे लाइट जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर जाएगी। अगर आने वाली इस तरफ है तो जाने वाली होगी उस तरफ, यानी जिस एंगल पर आई उसी एंगल पे गई है ये। और जिस पॉइंट पे जाके दोनों रे मिल जाएंगे उसे बेटा हम कहते हैं फोकस। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, आप यही तो पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि जो कनकेव मिरर है, अगर इसके ऊपर हम प्रकाश की समानांतर किरणें डाल दें तो किरणों को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। तो अवतल दर्पण जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है उसे हम कहते हैं फोकस। तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें इकट्ठी ही करेगा, ये मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे परावर्तन का नियम लगाया कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। आते समय अगर लाइट नॉर्मल के इस तरफ है तो जाते समय इस तरफ होगी। तो यहाँ भी देखो मैंने ही तो किया, अगर लाइट आई यहाँ पे जिस एंगल पर आई पाई तो आई पर ही गई। यहाँ भी लाइट अगर आई एंगल पाई तो आई पर ही गई। या पे काम ऐसे करो, ऐसे बोल सकते हो आप कि लाइट अगर यहाँ पर नॉर्मल से 12 डिग्री पाई तो 12 पे गई, यहाँ पे अगर 12 पे आई तो 12 पे ही गई। तो लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पे जा रही है। अरे वीओडी बैच थोड़े ना, ये लाइव बैच है, ये वीओडी क्यों नहीं डाल रहे हो बता रहा है। अब यहां देखो दूसरी चीज, ऐसे यहां पे करो बेटा, यहां पे लाइट क्या है, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर जाएगी। अगर आते समय लाइट नॉर्मल के इस तरफ है तो जाते समय उस तरफ होगी। ऐसे यहां पर भी लाइट बेटा जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। आते समय इधर है तो जाते समय इस तरफ होगी। यानी अगर आप यहां बड़े ध्यान से देखें, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो उत्तल दर्पण है, ये प्रकाशीय किरणें फैलाता है, ये डाइवर्जिंग है, प्रकाशीय किरणें फैला रहा है। ये मुझे पता कैसे चल रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का नियम लगाया मैंने कि रे आई थी पैरेलल, आते समय नॉर्मल से इस तरफ तो जाते समय होगी इस तरफ। जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। तो ये ऐसे आई थी, ऐसे चली गई। यहां भी जिस एंगल पर आई उस एंगल पर चली गई। अब जो दोनों रे बेटा डाइवर्ज हो गई, फैल गई, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ। तो जिस पॉइंट से ये रेज आपको निकलती हुई लग रही है, जहां से आपको अपियर हो रहा है कि भाई ये पॉइंट से ये रेज इधर इधर से निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो उसे बेटा हम क्या कहेंगे, इसका फोकस कहेंगे। तो मैं आपको जब कनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा डिटेल में, ये तब एक बार और आएंगे। बस मैं आपको यहाँ पे केवल ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे आपके पास में प्लेन मिरर हो, यहाँ पे लाइट जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर जाएगी। आते समय नॉर्मल के इस तरफ है, जाते समय होगी इस तरफ। ऐसे यहां भी होता है, लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर जा रही है। आते समय इस तरफ है, जाते समय होगी इस तरफ। तो यहाँ पे नॉर्मल ये है, ये वाली लाइन, तो इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल बराबर है। इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। यहां पर भी ऐसे देख लो आप। आगे बात समझ में सभी को? अरे हाँ या ना? हम्म, आगे बात समझ में सभी को? अरे हाँ या ना? तो अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे सर? आते आते समझ में नहीं आया, अरे आते आते समझ में नहीं आया भाई, फिर रहने दे, है ना, दोबारा देखना क्लास को। ये आते आते समझ में नहीं आया, इसे क्या करें इस बच्चे का, बताओ। इस बच्चे का मुर्गा बनाया जाए क्लास में 10 मिनट, कह रहा जी आते आते समझ में नहीं आई। अरे जो आ रही है रे, ये रे आ रही है, यहां से आपने छोड़ी इंसिडेंट रे है, ये आने वाली को इंसिडेंट रे है, और जाती और रिफ्लेक्टेड रे है। कह रहा जी आती जाती समझ में नहीं आ रहा। अरे इंसिडेंट रे है जो आ रही है, तो मैंने कहा कि जो लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। अगर आने वाली रे यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस तरफ है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के उस तरफ होगी। कह रहा जी आती आती समझ में नहीं आ रहा। अंग्रेज में तो पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में, आना जाना नहीं पता तुझे। ये नॉर्मल है अविलंब, आती जाती। अब मुझे खुद हंसी आ रही है, बार बार बोलते हैं, मैं चल कुछ और बोलता हूं। ये जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण, ये वो किरण जिसे आपने छोड़ा है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस तरफ है
तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्तित किरण है, वो नॉर्मल के उस तरफ होती है। मैं कह रहा हूं कि लाइट जो है जिस एंगल पर आएगी उस एंगल पर जाएगी, तो आपको पता है। लेकिन अगर आते समय वो नॉर्मल के इस तरफ है, इस साइड में है, तो जाते समय नॉर्मल के उस साइड में होगी। है? ठीक है आकाश, यहां देखना, देख बाबू यहां देख, ये तो क्या हमने, चल कोई नहीं, अब तो ये समझ में नहीं आया ना तो छोड़ दे इसे, मैं इसे जब पढ़ाऊंगा ना अलग से कनकेव और कॉन्वेक्स, तब समझ जाना। अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे सब बच्चे कि एंगल आई और एंगल जो आर है इसकी वैल्यू सेम होती है और वो सब मिरर पे काम करेगा। ये कनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन हो, ये समझ लेना। पेपर में एक क्वेश्चन आपको टकरा सकता है किसी ना किसी एग्जाम में, है ना। बाकी कहां गया वो दूसरे वाला, ये तो रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं वो सभी मिरर पे काम करते हैं। इस बात को मैं ध्यान रखना, इसलिए मैंने इतनी देर तक बताया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, रट जाए। ये ना हो कि पेपर में बस प्लेन देखते भावुक हो जाओ। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, चलो ये भी तुम बता ही दो, कर सकते हो तुम ये भी, जितना मैंने बताया उसके आधार पे भी हो जाएगा ये। ये करना, यदि अवतल दर्पण का आपतन आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा कि अगर मैं प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, कॉनकेव की बात कर रहा हूं, समतल की बात नहीं हो रही। कह रहा अगर कनकेव मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण कितने डिग्री होगा। आपको सर अभी तो आपने बताया कि प्लेन छोड़ो, कोई सा भी दर्पण हो तो दर्पण हमेशा परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन का भी 30 ही डिग्री होगा। तो बी आंसर। ये मैं सोचना पेपर में क्या रही है, तो यार अवतल दर्पण आ गया, इसमें आई और आर बराबर नहीं होते होंगे, आई 30 है तो इसमें आर की वैल्यू 30 से कम होती होगी या ज्यादा होती होगी, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। यही बात वो उत्तल दर्पण के लिए भी बोल दे तो भी हम ये बोलेंगे अगर आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण 30, समतल के लिए भी आपतन 30 तो परावर्तन 30, तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है। आगे बात समझ में, अरे हाँ या ना। अच्छा दूसरी चीज, अब एक बात और यहां पर और देखेंगे हम, ये नेक्स्ट वाले से पिछली बार ग्रुप डी में कई क्वेश्चन आए जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, तो ध्यान से समझना। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, अब शॉर्टकट में लिख दू ना, रिफ्लेक्टेड रे, समझ रहे ना, आर आर रिफ्लेक्टेड रे। ये राजस्थान रॉयल्स नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये परावर्तित किरण, ये आई ये आर। अब मैं देखो यहाँ पर कुछ चीजें मिक्स करूंगा, उन्हें ध्यान समझना। प्रैक्टिस कहां से करें, जो हम करा रहे हैं वहां से करो, और प्रैक्टिस के लिए हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराते हैं, वहां से करा करो सौरभ, है ना। इतना कर लो, इतना ही बहुत है। अब यहाँ पे एक बात समझेंगे, जब हम छोटे थे, जब मैं पहली बार प्रकाश के बारे में बताया गया तो टीचर ने कहा कि भैया जब प्रकाश के गुण आपसे पूछा जाए पेपर में तो आप ये 2-3 लाइनें लिख के आ जाना, और इंपॉर्टेंट है। हमने रट ली बचपन में 5वीं क्लास में कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें 5वीं क्लास में हमारे श्रीपाल मास्टर जी पढ़ाते थे हमें, और उन्होंने कहा कि भाई प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हमने याद कर लिया। हम 10वीं क्लास में आए, हमें धर्मेंद्र भैया मिले, और उन्होंने कहा भैया प्रकाश सीधी रेखा में चलता तो है, लेकिन अगर प्रकाश के सामने कोई सरफेस आ जाए, जैसे कोई मिरर दर्पण आ जाए, तो लाइट उस पर टकरा के रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाती है। यानी लाइट सीधी रेखा में तब तक ही चलेगी जब तक उसके मार्ग में कोई चीज ना आए, कोई चीज उसके मार्ग में आ जाएगी तो रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाएगी। और 10वीं क्लास वालों ने बताया, हमने सोचा कि 5वीं क्लास वाले मास्टर जी और 10वीं क्लास वालों की मिला के एक बात बनाते हैं। देखो अगर ये मिरर ना होता तो हमारे जो श्रीपाल मास्टर जी थे उनकी बात सही थी, उनके अकॉर्डिंग क्या था, अगर ये दर्पण ना होता तो लाइट सीधी निकल जाती है ऐसे, इस लाइट को ऐसे निकलना चाहिए था, इस मार्ग को फॉलो करना चाहिए था, ये वाला मार्ग। अगर ये दर्पण ना होता तो लाइट जाती है ऐसे, लेकिन मिरर आने की वजह से धर्मेंद्र भैया ने हमें क्या बताया कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी।
शुरू से क्लास देखो सौरभ, है ना, बार बार डिस्टर्ब मत करो क्लास को, है ना, कि जब मन करा क्लास में आके पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। पायलट की स्पेलिंग तुम्हें लिखनी नहीं आ रही है और लोग को पायलट बनना है ना, तो चलती हुई क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी। 11:15 वाली क्लास है, सीरियस अगर नया से आपके पास 11:10 का अलार्म लगाओ और 11:15 पे बिल्कुल क्लास में उपस्थित मिलो। चलती हुई क्लास में आके नेतागिरी बिल्कुल पसंद नहीं मुझे एकदम। पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई। यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे आई, इसे जाना चाहिए था ऐसे, पर ये मिरर पर टकरा के ऐसे चली गई, यानी अपने मार्ग से बेटा विचलित हो गई, यानी इसे मार्ग ये फॉलो करना चाहिए था, लेकिन दर्पण की वजह से अब ये इस वाले मार्ग पे जा रही है, तो अपने मार्ग से जितना विचलित हुई इसे हम कहते हैं विचलन कोण, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो लिखते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा क्या हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। अब हमें इस विचलन कोण का मान निकालना है और ये काम की चीज है एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, ठीक है। अब यहां पे देखना, आप सभी ने मैथ में देखो, मैथ का बार बार यूज होगा ये, ठीक है। अब आपको मैथ के टीचर ने एक बात और बताई होगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है ये, और इस स्ट्रेट लाइन में बेटा कुछ एंगल बन रहे हैं, मान लो एंगल बन रहा है ए एंगल बन रहा मान लो कि जी, एंगल बन रहा मान लो कि थीटा। तो मैथ के मास्टर जी ने आपको बताया होगा कि एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये, एक ही लाइन पर जितने एंगल बनेंगे उन सब एंगल का जो सम है, एंगल थीटा, यहाँ पे जो एंगल जी या एंगल ए, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो अब यहां देखो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बन रहे हैं, डेल्टा, आर और आई, यानी इन तीनों का सम भी 180 होना चाहिए, यानी एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा होना चाहिए 180 डिग्री। अच्छा, आई और आर तो हमेशा ही सेम होते हैं, कैसा भी दर्पण हो, तो आर की जगह मैं यहाँ पे आई लिख लेता हूं, क्योंकि हमें पता है कि आई आर की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो 2i प्लस डेल्टा किसके बराबर हो गया, 180 के, तो डेल्टा की वैल्यू होगी 180 माइनस 2i। तो जो विचलन कोण है वो 180 माइनस 2i के बराबर आया। तो विचलन कोण का मान जब भी निकालना होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू क्या है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया पता होना चाहिए। यह हमें पता है कि आई और आर तो सेम ही है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि विचलन कोण का मान होता है 180 माइनस 2r, भी लिख सकते हैं आप 2r। 180 माइनस 2i और 180 माइनस 2r, ये दोनों ध्यान रखने हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी कर सकते हैं आप कि बेटा इंसिडेंट रे जो मिरर के साथ में एंगल बनाती है, इसे हम कहते हैं जी, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आई और जी का सम तो 90 डिग्री है, तो जी की जो वैल्यू है वो 90 माइनस आई है, तो जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 90 माइनस आई। तो मैं यहाँ पे जी की वैल्यू बेटा 180 माइनस 2i में अगर जी की वैल्यू, सॉरी जी की नहीं आई की निकालो ना, यहाँ से बेटा आई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 90 माइनस जी। अगर मैं इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं डेल्टा वाले फॉर्मूले में, डेल्टा कितना था 180 माइनस 2i, और मुझे पता है कि आई की वैल्यू कितनी हो गई है यहां से 90 माइनस जी। तो सोल्व करूंगा मैं इसे, 180 में 180 कट जाएगा तो बेटा कुल मिला के आएगा 2g। यानी कि अब आपको तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी पेपर में आपसे विचलन कोण पूछे, जब भी आपसे पेपर में विचलन कोण पूछा जाए, तो विचलन कोण के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है 180 माइनस 2i। अगर आपको आई ना दे, वो क्या देगी, प्रकाशीय किरण दर्पण से टकराई है किसी एंगल पे, तो दर्पण वाला एंगल तो बेटा जी होता है। अगर दर्पण वाला एंगल पूछ लिया पेपर में, उसने जी पूछ लिया आपसे, तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छा जी की वैल्यू दी है तो जी का डबल कर देना, तो विचलन कोण आ जाएगा। तो 180 माइनस 2i या डेल्टा की वैल्यू 2g के बराबर, तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनका आपको आंसर देना है। तो पहले एक आसान क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप। कह रहा जी 180 कहां से आया, भाई साहब क्या करें बच्चों को ना यार, ये बड़ी दिक्कत है, समस्या, ये बड़ा कौन सा वाला बेटा 180 कहां से आया, कह रहा जी 180 कहां से आया।
पूरा बताया मैंने, पूरा डिटेल बताई पहले तो इसकी, कि एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं, यहाँ पे एक लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पर एक एंगल है थीटा, एक है जी, एक है ए। एक ही लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो ऐसे इधर से भी कर ले, इधर से भी क्या बनेगा 90 डिग्री। तो एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि लाइट जलती है सीधी रेखा में, इस सीधी रेखा पे तीन एंगल है, ये विचलन कोण, ये आर और ये आई, इस सीधी रेखा पे है ना ये आई आर डेल्टा, तो इन तीनों का सम 180 है। क्या करें एमडी तुम्हारा है बेटा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए जब वीडियो आ रही थी ना हरियाणा में कि पर्ची डाल रहे हैं बच्चे खिड़की में से नकल कर रहे हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हम पास हो गए। कोई मतलब नहीं आजकल पास होने का, पूरे ब्रह्मांड के पास इस समय मार्कशीट है, उस मार्कशीट के साथ में आपको कुछ आना भी चाहिए। और बताने के बाद भी अगर टीचर के आप नहीं समझ पा रहे हो, नकल करके पास हुए हो या फर्जी ऐसे पास हुए हो, है ना, तो बुरा मत मानना, पूरा बताया मैंने। और फिर ये बोला, ये पूरी एक भी स्टेप मैंने यहाँ पे खाया नहीं है, तब कह रहा है 180 कहां से आया। ये आई आर डेल्टा, इन तीनों का सम 180, आई और आर हमेशा सेम होते हैं। मैंने कहा कि आर के यहाँ पे आई लिख लो, तो यहाँ पे आई प्लस आई, ये डेल्टा 180 हो गया। तो ये कितना हो गया 2i प्लस डेल्टा 180, तो डेल्टा कितना हो गया 180 माइनस 2i। ये नहीं चल रहा तुम्हें कहां से आया। और आई आर सेम ही होते तो यहाँ पे 180 माइनस 2r भी कह सकते हो आप। फिर मैंने क्या बोला कि हमारे पास हमें पता है कि आई और जी का सम होता है 90 डिग्री, तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो 90 माइनस जी आएगा। तो इस 180 माइनस 2i में अगर मैं आई की वैल्यू 90 माइनस जी रख लूंगा तो सोल्व करने के बाद ये 2g आएगा। अगर नहीं कर पा रहा तो भाई ये भी कर देता हूं मैं, है ना। 180, 90 दूनी 180 माइनस माइनस प्लस 2g हो गया, तो 180 से 180 कट गया, तो डेल्टा के लिए 2g आ गया है। सिंपल इसका मतलब है हाथ में पेन नहीं है, केवल मोबाइल चला के वीडियो देख रहा है भाई, ये 100% कह सकता हूं मैं। चलो बाकी बच्चे यहां देखना, बाकी क्वेश्चन करो। ये वाला मुन्ना, नीरज, अरविंद, एमडी सब करो ये। कुछ हमारे पास में है अभिषेक, सुमित, लाइन से गलत है इनका। गजाला का सही है, गौरव का सही है, ऋचा का सही है, सुमित का गलत है, हाँ शिवम जी का ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लिखो, है ना। ला 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 ला। इसलिए अगर कई बार हम क्या करते हैं थ्योरी थ्योरी पढ़ ले, मान लो पूरी थ्योरी, बच्चों लगता है ऐसा मजा आ गया थ्योरी पढ़ ली, और लेकिन पेपर में हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। देखो डिफरेंस यही है, जो मैंने आपको बताया पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन तब भी क्लास में 30% या 40% बच्चे गलत कर दे रहे हैं। वजह बस ये कि प्रैक्टिस साथ में ना करना। तो कोशिश हमारी यही रहेगी हमेशा, जो भी हम टॉपिक पढ़ें उसके क्वेश्चन साथ में जरूर करें, तभी क्लियरिटी आएगी। और आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश क्या करो कि कंपटीशन में कहां पे फर्क आता है। हम जितना सोचते हैं उससे वो एक स्टेप आगे बढ़ के चलता है। तो जितने बच्चे इसका आंसर बी लिख रहे हैं सबका गलत है, डी वालों का सही है। अब मेरे बताने के बाद आप कोई कमेंट ना करे, अब यहां देखते रहो, अब कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि द एंगल बिटवीन एंड इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, एक आपतित किरण और दर्पण, समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। बेटा देखो एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में होता है, तो जब भी पेपर में आपको एंगल दे तो आप ये देखो ना ये एंगल किन दो लाइनों के बीच में दिया हुआ है।
अपने मन से मत माना करो कि आई की वैल्यू 30 है। एंगल दिया उसने आपको कि आपतित किरण इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि वो रे होती है जो आके मिरर पर टकराएगी, इंसिडेंट रे है। और आपको उसने कहा कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में एंगल 30 डिग्री है। बेटा ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। आपको आई की वैल्यू 30 नहीं दी है, ये जी है, ये ग्लांसिंग एंगल जी की वैल्यू है 30 डिग्री। तो आई की वैल्यू आप समझ गए 60 आएगा, क्योंकि आई और जी का सम तो 90 डिग्री होता है। ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल। अगर ये 30 है तो ये कितना आएगा 60। और पूछा क्या उसने कि आपको बताना है टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का टोटल एंगल पूछ रहा है। तो आपतित किरण हमारे पास में ये है, परावर्तित किरण ये है। बेटा अगर आई की वैल्यू 30 है तो आर की भी 30 होगी। तो आपतित और परावर्तित के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। रमन का बिल्कुल ठीक आंसर था, सबसे पहले रमन का आंसर आया था। ठीक है भाई, रमन खुश हो गया आप। 120, तो 120 डिग्री। पहले मुझे लगता था कि यार बच्चे पता नहीं क्यों नाम वाम के चक्कर में पढ़ते हैं, बड़े इरिटेट करते हैं फालतू में टीचर को। पर फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं कहीं पे ऐसे क्लास ले रहा था, न देख रहा था कुछ, तो मैंने कुछ ऐसे कमेंट किया, तो मेरी भी इच्छा हुई कि यार ये कमेंट पढ़ा जाए। तो फिर मुझे आप लोगों की भावना समझ में आई कि आप लोगों को क्या लगता होगा, है ना। बाकी ये सब फर्जी चीजें हैं, हम पहले कमेंट बाजी में रहेंगे तो सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास में 15 मिनट ही पढ़ पाएंगे। सवा घंटा तो इतने बच्चे क्लास में रहते हैं कि नाम पढ़ने में ही लग जाएगा, है ना। तो खैर कोशिश हमारी रहती है कि सब बच्चों का नाम एक ना एक बार कभी ना कभी आ ही जाए। तो बाकी आप इच्छा मत करो, है ना। कृष्ण जी ने कहा है गीता में, कर्म करते रहो, अपना कमेंट करते रहो, जो भी आपका आंसर हो कभी ना कभी नजर पड़ेगी ना। चलो अगले बात है, ये करेंगे। ध्यान रखना एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में होता है। तो एंगल किसके बीच में दिया है, वो आई है कि जी है, बड़े ध्यान से करना। कहाँ भी कराएंगे, सब कराएंगे विनायक। सौरभ, सुमित, ऋचा, दीपक, अभिषेक, पवन, कुछ हम आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। यहाँ लिखा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। प्लेन की स्पेलिंग गलत लिख रखी है यहाँ पे। कल रेलवे वाले बच्चे यहाँ पे, अगर इंग्लिश सही भी नहीं है तो काम चल जाएगा। प्रकाश की, मतलब खाली रेलवे वाले नहीं है, मतलब ज्यादा है वो बात अलग है। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण आपतित होती है जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री कोण बनाती है। प्रकाश की इस किरण के लिए परावर्तन कोण क्या होगा। देखो जितने बच्चे 90 बना रहे हैं वो जोर से चांटा लगाएंगे अपने कान पे, और इतना जोर से कि अगल बगल वाले तुरंत घर वाले आ जाए, भैया क्या हो गया, लगना चाहिए। और ये अनिल का नाम पढ़ रहा हूं मैं, इसका तो दिख रहा है मुझे। इतना बताने का कोई फायदा नहीं है? तो घर वालों कहेंगे जी 6 महीने और दे दो, नौकरी नहीं लग रही मेरी, 5 साल हो गए पढ़ते हुए, 3 साल हो गए, क्यों ध्यान तो है नहीं पढ़ाई में। एक बात क्या बताइए आपको, जब भी एंगल दे उसे अपने मन से आई या जी मत माना करो, सब पढ़ा करो। है क्या वो, उसने कहा है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण की सतह से 90 डिग्री कोण बना रही है। यानी कि जो बेटा प्रकाश की जो किरण है वो समतल दर्पण की सतह से 90 डिग्री कोण बना रही है। यानी कि मिरर ये रहा आपका, दर्पण ये रहा, तो मिरर से 90 डिग्री का, दर्पण की सतह से 90 डिग्री का एंगल बना रही है प्रकाश की किरण। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मुझे क्या बताना, ये जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ में एंगल बनाती है, इसे हमने क्या बताया था। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो ना तो साइड में अपने बेसिक पे जाया करो। बेसिक क्या कहता है, ये फोटो कहता है बेसिक।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा मिरर, ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगा तो आई आएगा, और इंसिडेंट रे मिरर के साथ में एंगल बनाएगा तो जी आएगा। तो यहां पे देखना, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में होता है जी, इंसिडेंट रे मिरर के बीच में दे रखा है, यानी कि आपका ग्लांसिंग एंगल है, जी की वैल्यू है ये 90 डिग्री। अगर जी 90 है तो एंगल आई कितना होगा, 0, क्योंकि आई और जी का सम तो 90 डिग्री होता है। अगर जी ही 90 है तो आई की वैल्यू 0, तो आर की भी कितनी बनेगी, 0। यानी परावर्तन कोण पूछा आपसे तो उसका मान 0 डिग्री आएगा। या आप ऐसे खुद भी सोचो, वो कह रहा है कि जी प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है ये मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और हमने आपको क्या बताया कि प्रकाश की किरण मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल तो नॉर्मल भी बनाता है। ओ, नॉर्मल भी तो 90 डिग्री का ही बनाता है। इधर आओ, इधर आओ, नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री का। यानी कि भाई प्रकाशी किरण भी दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, नॉर्मल भी 90 डिग्री का ही बनाता है, अभिलंब भी 90 का ही बनाता है। यानी जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, ये जो आपतित किरण और जो अभिलंब है, इनके बीच में तो एंगल है ही नहीं। भाई मैंने कहा कि अभिलंब भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और आपतित किरण भी 90 का ही बना रही है, तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो उनके बीच में एंगल है ही नहीं। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती हो तो आई होता है, इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, कि आई की वैल्यू 0 तो आर की भी 0, और आर की वैल्यू भी 0 होने का मतलब पता क्या है कि जैसे ही प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर लंबवत टकराती है, मिरर की सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो टक्कर मारकर उसी पाथ पर वापस आएगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। और एक क्वेश्चन आता भी एग्जाम में कि प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर, सतह पर कैसे टकराए कि उसी पाथ पर लौट आए, उसी पाथ को रिट्रेस करे, उसी मार्ग पर लौट आए, तो परपेंडिकुलर टकरानी चाहिए वो। अरे आज टाइम का पता नहीं चला, 2 मिनट बची है। अच्छा, तो फटाफट एक काम करो, 2 मिनट ही बची है हमारे पास, तो इसमें मुझे यही बता दो कि इस केस में विचलन कोण का मान क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बेटा जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि जब प्रकाश लंबवत टकराए, तो इसे अपने थ्योरी में भी लिख लेना, नॉर्मल इंसिडेंस। लंबवत आपतन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण लंबवत टकराएगी, यहां पर आई की वैल्यू होगी 0 डिग्री, तो आर की भी 0 डिग्री होगी, और ग्लांसिंग एंगल छूता हुआ कोण बनेगा 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, डेल्टा बेटा हमने क्या पढ़ा था, 180 माइनस 2i या 2g के बराबर, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 डिग्री, तो विचलन कोण हो गया 180, यानी कि लाइट जो है अपने मार्ग से 180 डिग्री विचलित हो जाएगी। देखो 180 डिग्री हो भी तो गई, लाइट जिस पाथ पे गई और उसी पाथ पे वापस आ जाए, तो बेटा ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है। यानी लाइट ने 180 डिग्री का टर्न मारा, जैसे गई थी टक्कर मारते झुकी तो वैसे वैसे आ गई अपने ऐसी कैसी होता ना। कई बार बंदा जाता है कि भाई किससे लड़ाई करने जा रहा है, बड़ा चौड़ा हो गया, ऐसे गया ऐसे, और देखा उसका अंदर पिस्टल है, तो हम कहते हैं 90 डिग्री का टर्न मार के चुपचाप वापस आ गया, तो गया तो पूरे जोश में था। तो जब भी पेपर में आए कि प्रकाश की किरण लंबवत टकराई, यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, जब प्रकाश की किरण लंबवत टकराती है तो आई की वैल्यू 90 नहीं होती, वो जी की वैल्यू 90 है। लंबवत टकराना यानी कि जी की वैल्यू 90 है, आई 0, आर कितना 0, और डेल्टा की वैल्यू कितनी 180। तो 0 कौन सी वैल्यू है, 90 कौन सी वैल्यू है, 180 कौन सी, सारी की सारी ध्यान रखेंगे। बाकी हम मिलेंगे कल क्लास में वही 11:15 बजे। ठीक है, पूरे वीक पढ़ेंगे हम। किशोदरा, सौरभ, अमित, गौरव, अनिल, रंजीत, गौतम, ऋचा, अश्वनी, मृत, नवनीत, रामपाल, संतोष, शिवम, धीरज, प्रिंस, कोमल, सौरभ, गजाला, गौतम, रंजीत, धर्मेंद्रा, राशि, एमडी यानी कि मोहम्मद होगा शायद इनका नाम, इसलिए एमडी लिखा इन्होंने, योगेश, अशोक, रमन, आलोक, पिंटू, किशोदरा, अभिषेक, दीपक, ऋचा, ये बच्चे वो हैं जो हमें लगातार आंसर दे रहे थे, गणगेश, विनायक। ठीक है, बाकी से काम नाम कल ले लेंगे जिनका बढ़िया आंसर आएगा। काजल मैम मुझे ब्लॉक कर दिया, अनलॉक करवा दिया। अगर मैडम ने कर दिया भाई, अब अनलॉक ब्लॉक नहीं हो पाओगे आप, है ना। बदतमीजी की होगी आपने क्लास में, तो इस बारे में आप कॉल सेंटर पे फोन करना कि मैडम ने मेरी बदतमीजी की वजह से मुझे ब्लॉक किया है, अब मैं क्या करूं ना। मेरे एंड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो देखो घर से क्लास लेता हूं वैसे भी ना, तो मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अपनी क्लास में तो किसी को ब्लॉक कर सकता हूँ, अनब्लॉक भी नहीं कर सकता हम खुद से। उसके लिए तो फिर आपको टेक्निकल टीम से ही बात करनी पड़ेगी। तो कोशिश क्या करो क्लास में हम जो क्लास का डेकोरम उसे मेंटेन रखें, ताकि टीचर को ऐसा ना करना पड़े। टीचर कभी नहीं चाहता कि कोई बच्चा ब्लॉक हो, किसी को गलत बोले, हम कभी नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि कोई मैं कोई यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ कि मुझे किसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करके उनसे चाह रहा हूँ कि मैं बैच ले ले मेरा। आप सबने ले रखा है, आपने भरोसा कर रखा है हमारे ऊपर, आपने लिया है, ये बिल्कुल वास्तविकता बात है। अगर आप भी किसी बच्चे को पढ़ाने लगो ना, 5वीं क्लास के बच्चे को, आप भी को भी उससे एक अलग अटैचमेंट हो जाएगा, आपको मन करेगा यार ये सीखे, ये कम से कम जितना मुझे आता है उतना सीखे। तो टीचर कभी नहीं चाहता कि वो कोई बच्चे को कोई ब्लॉक करे कुछ करे। तो
ये नहीं सोचो कि उसका इरिटेशन का लेवल क्या रहा होगा कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये आपका फेलियर है लाइफ में ना, एज ए पर्सन, एज ए स्टूडेंट, कि टीचर आपको ब्लॉक कर पा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए इसमें कि मैडम ने क्यों किया होगा। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू।